हेलो नमस्कार दोस्तों। सेजल क्लासेस जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे साइंस में आहार एवं पोषण, जिसमें कार्बोहाइड्रेट पूरा हो गया था और वसा के बारे में पढ़ रहे थे। यह वीडियो आपके लिए RDC, CET, BSTC, वीडियो पटवार एवं राजस्थान के सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे थे वसाओं के प्रकार। वसीय अम्लों के आधार पर वसाओं को दो प्रकार होते हैं, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। संतृप्त वसा में कार्बन कार्बन के मध्य कितने बंध होते हैं? एकल बंध। और असंतृप्त वसा में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है। संतृप्त वसा में 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ये वसाएं ठोस रूप में पाई जाती है और असंतृप्त वसा ये तरल रूप में पाई जाती है। जैसे संतृप्त वसा के उदाहरण जंतु वसाएं संतृप्त वसाएं होती है, जैसे घी, मक्खन आदि। वनस्पति वसाएं असंतृप्त वसाएं होती है, जैसे वनस्पति तेल आदि। अपवाद: मछली का तेल एक असंतृप्त वसा है। यह एक अपवाद है। मछली का तेल एक जंतु का तेल होते हुए भी असंतृप्त वसा है। और नारियल का तेल पाम ऑयल संतृप्त वसा है। ये संतृप्त वसा का अपवाद हैं। एकल असंतृप्त वसा MUFA मोनो अनस्टार्टेड फैटी एसिड। MUFA की फुल फॉर्म है मोनो अनस्टार्टेड फैटी एसिड। इनमें एक द्विबंध पाया जाता है। और बहु असंतृप्त वसा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड PUFA। इनमें 2 या 2 से अधिक द्विबंध पाया जाता है। एकल असंतृप्त वसा में एक द्विबंध पाया जाता है, जबकि बहु असंतृप्त वसा में 2 से अधिक द्विबंध पाए जाते हैं। एकल असंतृप्त वसा का उदाहरण है जैतून का तेल और बहु असंतृप्त वसा का उदाहरण है सरसों का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, कपास का तेल, मछली का तेल, अलसी का तेल आदि। हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण असंतृप्त वसा में हाइड्रोजन गैस मिलाकर संतृप्त वसा में बदलने की क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। असंतृप्त वसा में हाइड्रोजन गैस मिलाकर संतृप्त वसा में बदलने की क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। जैसे यह असंतृप्त वसा है, इसको हाइड्रोजन में मिलाने पर हाइड्रोजनीकरण के द्वारा संतृप्त वसा, यही क्रिया हाइड्रोजनीकरण होती है। असंतृप्त वसा है जैसे वनस्पति तेल, इसमें हाइड्रोजन मिलाने पर वनस्पति घी बनता है। उत्प्रेरक के द्वारा वनस्पति घी, डालडा घी, ट्रांसफैट, जिसे ट्रांसफैट भी कहते हैं। विशेष: संतृप्त वसाएं कम क्रियाशील होती है। संतृप्त वसाएं कम क्रियाशील होती है तथा शरीर में जमने की प्रवृत्ति रखती है। यह संतृप्त वसाएं कम क्रियाशील होने के कारण शरीर में जमने की प्रवृत्ति रखती है, अर्थात स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। असंतृप्त वसाएं अधिक क्रियाशील होती है तथा शरीर में ऊर्जा के रूप में काम आ जाती है, अर्थात शरीर में जमती नहीं है। ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। असंतृप्त वसाएं अधिक क्रियाशील होने के कारण शरीर में जमती नहीं है और शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, जबकि लाभदायक होती है। ट्रांसफैट वनस्पति तेल हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा अत्यधिक सख्त हो जाते हैं। वनस्पति तेल हाइड्रोजनीकरण के कारण
अत्यधिक सख्त हो जाते हैं और ट्रांसफैट यानी संतृप्त वसा का निर्माण करते हैं। ट्रांसफैट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है क्योंकि ये एलडीएल को बढ़ाती है जबकि एचडीएल को कम करती है। स्रोत: बंद पैकेट का भोजन, चॉकलेट, केक, स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड आदि से ट्रांसफैट होता है। ट्रांसफैट: संतृप्त वसा के ज़्यादा सेवन से धमनियों की आंतरिक भित्ति पर जम जाती है। ट्रांसफैट के ज़्यादा सेवन करने से धमनियों की आंतरिक भित्ति पर जम जाती है, जिससे धमनियाँ कठोर व संकरी हो जाती है। इस घटना को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ट्रांसफैट के ज़्यादा सेवन करने से धमनियों की आंतरिक भित्ति पर जम जाती है, जिससे धमनियाँ कठोर व संकरी हो जाती है। इस घटना को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। प्रभाव: हृदयघात। इसका प्रभाव कहाँ पर पड़ता है? हृदय पर, हृदयघात। नोट: FSSAI, जिसकी फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ने स्पष्ट किया है कि 2023 तक बंद पैकेट के भोजन में ट्रांसफैट की मात्रा 1% से अधिक नहीं होनी चाहिए। विशेष ध्यान रखना, FSSAI की फुल फॉर्म और 2023 तक बंद पैकेट के भोजन में ट्रांसफैट की मात्रा 1% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल: यह मोम जैसा पदार्थ होता है। कोलेस्ट्रॉल कैसा पदार्थ होता है? मोम जैसा पदार्थ, जिसका निर्माण यकृत में वसा का प्रोटीन के साथ मिलने से होता है। वसा का प्रोटीन के साथ मिलने पर यकृत में किसका निर्माण होता है? कोलेस्ट्रॉल, जिसे लिपोप्रोटीन भी कहते हैं। यह जंतुओं में कोशिका झिल्ली बनाने वाला प्रमुख अवयव होता है। इसे शरीर की सुंदर वसा भी कहते हैं। शरीर की सुंदर वसा किसे कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि जंतुओं की कोशिका झिल्ली बनाने वाला प्रमुख अवयव होता है। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है: उच्च घनत्व लिपोप्रोटीन एचडीएल। एचडीएल क्या है? उच्च घनत्व लिपोप्रोटीन। और एलडीएल क्या है? निम्न घनत्व लिपोप्रोटीन। निम्न घनत्व लिपोप्रोटीन। उच्च घनत्व लिपोप्रोटीन एचडीएल क्या है? इसका घनत्व उच्च होता है। इसका घनत्व कैसा होता है? उच्च। यह रक्त में डूबा हुआ रहता है, धमनियों के संपर्क में नहीं जाता है। इसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। इसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि धमनियों के संपर्क में नहीं जाता है, रक्त में डूबा रहता है, इसलिए इसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। मात्रा 120 से 160 मिलीग्राम। निम्न घनत्व लिपोप्रोटीन एलडीएल, इसका घनत्व कम होता है, यह रक्त में तैरता है, यह धमनियों के संपर्क में आता है, इसलिए इसे बुरा कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। मात्रा 100 मिलीग्राम। नोट: VLDL, यह ट्रांसफैट खाने से बनता है। यह सबसे खतरनाक कोलेस्ट्रॉल होता है। वेरी लो। फैटी एसिड 3 प्रकार। फैटी एसिड 3 प्रकार का होता है: संतृप्त वसीय अम्ल, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। संतृप्त वसीय अम्ल में कार्बन कार्बन के मध्य कितने बंध होते हैं? एकल बंध। उदाहरण: ब्यूटारिक अम्ल मक्खन, पोमेटिक अम्ल, कैप्रिलिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल। ये किसके उदाहरण हैं? संतृप्त वसीय अम्ल के। कौन कौन से? ब्यूटारिक अम्ल जैसे मक्खन, पोमेटिक अम्ल, कैप्रिलिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल।
अब दूसरा प्रकार है असंतृप्त वसीय अम्ल। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होते हैं। कितने बंध होते हैं? द्विबंध। ओलिक अम्ल और पोमेटिलिक अम्ल, ये किसके उदाहरण हैं? असंतृप्त वसीय अम्ल के। कौन कौन से? ओलिक अम्ल, पोमेटिलिक अम्ल। तीसरा प्रकार है आवश्यक वसीय अम्ल। इसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, इन्हें भोजन में लेना आवश्यक होता है। इन्हें आवश्यक वसीय अम्ल कहते हैं। इन्हें विटामिन एफ भी कहते हैं। आवश्यक वसीय अम्ल किसे कहते हैं? इनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, भोजन में लेना आवश्यक होता है, अतः इन्हें आवश्यक वसीय अम्ल कहते हैं। इन्हें विटामिन एफ भी कहते हैं। कार्य मस्तिष्क का विकास करना, हृदय का विकास करना और उसकी क्रियाविधि के लिए आवश्यक। ये बहु असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। ये बहु असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। उदाहरण है लिनोलेनिक वसीय अम्ल, लिनोलिक वसीय अम्ल। नोट, ये एचडीएल को बढ़ाते हैं और एलडीएल को कम करते हैं। स्रोत अलसी, मछली का तेल, बादाम का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल आदि। क्या कारण है कि डॉक्टर हृदय रोगियों को अलसी या मछली का तेल खाने की सलाह देता है? क्योंकि इनमें बहु संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं, इसलिए डॉक्टर हृदय रोगियों को अलसी या मछली का तेल खाने की सलाह देते हैं। बहु असंतृप्त वसीय अम्ल आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं। निम्न में से विटामिन एफ है। लिनोलेनिक अम्ल, यह विटामिन एफ है। आयोडीन वैल्यू क्या है? आयोडीन वैल्यू किसी भी वनस्पति तेल के असंतृप्तता यानी गुणवत्ता की माप को आयोडीन वैल्यू कहते हैं। आयोडीन वैल्यू किसे कहते हैं? किसी भी वनस्पति तेल के असंतृप्तता की माप को आयोडीन वैल्यू कहते हैं। आयोडीन वैल्यू के आधार पर सबसे अच्छा तेल सूरजमुखी का है। आयोडीन वैल्यू के आधार पर सबसे अच्छा तेल किसका है? सूरजमुखी का तेल। रिफाइंड क्या है? 10 से 12 रासायनिक पदार्थ मिलाकर वनस्पति तेल से चिकनाई को अलग रिफाइंड करना कहलाता है। 10 से 12 रासायनिक पदार्थ मिलाकर वनस्पति तेल से चिकनाई को अलग करना रिफाइंड कहलाता है। नोट, मधुमक्खी का छत्ता व कर्णमोम। मधुमक्खी का छत्ता व कर्णमोम साधारण वसा है। मधुमक्खी का छत्ता व कर्णमोम साधारण वसा होता है। पक्षियों के पंखों पर लिनोलिन की परत पाई जाती है, जो पक्षियों के पंखों को भीगने नहीं देती है। पक्षियों के पंख किस कारण से नहीं भीगते हैं? क्योंकि पक्षियों के पंखों पर लिनोलिन की परत पाई जाती है। लिनोलिन एक साधारण वसा है। लिनोलिन क्या है? एक साधारण वसा है। हमारी त्वचा के नीचे एडिपोज ऊतक में वसा का संचय होता है। हमारी त्वचा के नीचे एडिपोज ऊतक में वसा का संचय होता है। प्रोटीन। अब वसा के बाद में प्रोटीन आता है। प्रोटीन, प्रोटीन शब्द का अर्थ है प्रथम स्थान रखने वाला। प्रोटीन शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रथम स्थान रखने वाला। ऐसे पदार्थ जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर से मिलकर बने होते हैं प्रोटीन कहलाते हैं। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस व सल्फर से मिलकर प्रोटीन बनता है। इसकी प्रोटीन की खोज किसने की थी? मुल्डर ने। मुल्डर ने प्रोटीन की खोज की थी। और प्रोटीन नाम किसने रखा? बर्जीलियस ने। बर्जीलियस ने प्रोटीन नाम सबसे पहले रखा। 1 ग्राम प्रोटीन में 4.2 किलो कैलोरी पाई जाती है। मात्रा वजन व आयु के अनुसार होती है। प्रोटीन की मात्रा वजन व आयु के अनुसार होती है। स्रोत यह किस किस से प्राप्त होता है? स्पाइरुलिना, मशरूम, सोयाबीन, दाल,
मांस, मछली, दूध, पनीर, अंडा। स्पाइरुलिना यह एक नीला हरा शैवाल है। स्पाइरुलिना क्या है? यह एक नीला हरा शैवाल है। इसकी सब्जी बनती है, जिसकी सब्जी खाने से प्रोटीन की प्राप्ति होती है। यह सांभर झील में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? अधिकतर स्पाइरुलिना सांभर झील के आसपास। इसमें 64% तक प्रोटीन होता है। इसमें 64% तक प्रोटीन होता है। मशरूम एगेरिकस कंप्रेस्टिस यह एक कवक फंजाई है। इसमें 55 से 56% तक प्रोटीन पाया जाता है। मशरूम में कितना प्रोटीन पाया जाता है? 55 से 56%। यह एक कवक या फंजाई है। सोयाबीन यह एक दाल होती है। सोयाबीन क्या है? एक दाल। इसमें 43 से 46% तक प्रोटीन होता है। सोयाबीन में कितना प्रोटीन होता है? 43 से 46 तक प्रोटीन होता है। दाल में कितना प्रोटीन पाया जाता है? 26%। मांस व मछली में 22% प्रोटीन पाया जाता है। दूध और पनीर व अंडे में 12% प्रोटीन पाई जाती है। निम्न में से केवल प्रोटीन है पनीर। केवल प्रोटीन किसमें पाई जाती है? पनीर में। प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं? अमीनो अम्ल के। एक अणु प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है। एक अणु प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है? 20 अमीनो अम्लों की। अमीनो अम्ल के 2 प्रकार होते हैं। पहला है आवश्यक अमीनो अम्ल। ऐसे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण हमारे शरीर यकृत में नहीं होता है तथा जिन्हें भोजन में खाना आवश्यक होता है, आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल हमें भोजन से प्राप्त होता है। इसका निर्माण शरीर में नहीं होता है। इनकी संख्या 10 होती है, जिसकी ट्रिक है TVMI। टी का मतलब ट्रिप्टोफैन। टी का मतलब ट्रिप्टोफैन, विटामिन B3 जिसे नियासिन का निर्माण होता है, और V4 वेलिन। वी का मतलब है वेलिन, मांसपेशियों के निर्माण में सहायक। वेलिन किसमें सहायक है? मांसपेशियों के निर्माण में। और मिथियोनिन, एम का मतलब मिथियोनिन, प्रतिऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। कौन? मिथियोनिन। और आई का मतलब है आइसोल्यूसिन, हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक। आइसोल्यूसिन किसके निर्माण में सहायक है? हीमोग्लोबिन। याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे हैं LLPATH, लाल पत्थ। इसकी ट्रिक है TVMI, लाल पत्थ। लाल मतलब एल का मतलब लूसिन है, जो घाव भरने में सहायक है। लूसिन किसमें सहायक है? घाव भरने में। दूसरा एल का मतलब है लाइसिन। पी का मतलब है फेनिल एलेनिन। पी का मतलब क्या है? फेनिल एलिनिन। ए का मतलब आर्जिनिट। टी का मतलब थ्रियोनिन। एच का मतलब हिस्टिडीन। दिन रात के चक्कर का निर्धारण करना, यौन क्रियाओं के महत्वपूर्ण। हिस्टिडीन किसके लिए सहायक है? यौन क्रियाओं में महत्वपूर्ण है। और दिन रात के चक्र का निर्धारण करना। विशेष अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल आर्जिनिन व हिस्टिडीन। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा है? आर्जिनिन व हिस्टिडीन। और गंधक युक्त अमीनो अम्ल कौन सा है? मिथियोनिन और सिस्टीन। गंधक युक्त अमीनो अम्ल कौन सा है? मिथियोनिन और सिस्टीन। अनाज में अनुपस्थित अमीनो अम्ल कौन सा है? ल्यूसिन। ल्यूसिन अनाज में अनुपस्थित अमीनो अम्ल है। और दाल में अनुपस्थित अमीनो अम्ल कौन सा है? मिथियोनिन। निम्न में से आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। टायरोसिन आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। टायरोसिन, बाकी सब ये आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, जैसे मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन,
अनावश्यक अमीनो अम्ल दूसरा प्रकार है अनावश्यक अमीनो अम्ल। वे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण हमारे शरीर में स्वयं कर लेता है। अनावश्यक अमीनो अम्ल जिसका निर्माण वे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण हमारा शरीर स्वयं ही कर लेता है, इन्हें भोजन में खाने की आवश्यकता नहीं होती है, अनावश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। इनकी संख्या 10 होती है। कार्य शरीर का निर्माण, वृद्धि व विकास करना। अनावश्यक अमीनो अम्ल के कार्य हैं शरीर का निर्माण व वृद्धि व विकास करना, शरीर के अंग व प्रोटीन। नाखून, बाल, सींग, खुर, मृत जीवित, इसमें कौन सा प्रोटीन होता है? केराटिन, इलायडिन। केराटिन और इलायडिन। हड्डियों व दांत के लिए कौन सा प्रोटीन होता है? ओसिन। मांसपेशियों व हृदय की मांसपेशियों के लिए एक्टिव व मायोसिन और हृदय की मांसपेशियों के लिए मायोग्लोबिन। मांसपेशियों के लिए एक्टिव व मायोसिन व मायोग्लोबिन। एक्टिव व मायोसिन प्रोटीन संकुचन व फैलने की क्षमता। मांसपेशियों के संकुचन व फैलने की क्षमता किस प्रोटीन में होती है? एक्टिव व मायोसिन में। और मायोग्लोबिन, इसमें थकावट नहीं होती है। मायोग्लोबिन के कारण हृदय में थकावट नहीं होती है। रक्त में प्लाज्मा, इसमें कौन सा प्रोटीन होता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन रक्त के कोलोराइडल दाब उत्पन्न करती है। रक्त में कोलोइडल दाब उत्पन्न करती है कौन? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। सर्वाधिक अंडे में उपस्थित। ग्लोब्यूलिन एंटीबॉडी का निर्माण। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन किसका निर्माण करती है? एंटीबॉडी का निर्माण। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन रक्त का थक्का जमाने में सहायक प्रोटीन होते हैं। आरबीसी में रेड ब्लड सेल। हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन से मिलकर बनता है। हीम का मतलब आयरन। हीमोग्लोबिन को क्रोमोप्रोटीन भी कहते हैं। गुणसूत्र में कौन सा प्रोटीन होता है? हिस्टोन प्रोटीन। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम में कौन सा प्रोटीन होता है? हिस्टोन। त्वचा में कोलेजन सर्वाधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन होता है? कोलेजन। भोजन के संग्राहक के रूप में जैसे अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन। भोजन के संग्राहक के रूप में जैसे अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन, दूध में कोसिन प्रोटीन, अनाजों में ग्लूटिन, मटर में पेसिलोलिन, दालों में प्रोलेमेंस के रूप में, हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का परिवहन करना, एक्टिव व मायोसिन के रूप में शरीर में गति व चलन के रूप में, प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण में ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण में कौन सा उपयोगी है? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। जंतुओं के विष प्रोटीन के बने होते हैं सभी एंजाइमों के निर्माण में। नोट: जैविक मान बायोलॉजिकल वैल्यू, प्रोटीन की गुणवत्ता बताने वाला मान जैविक मान कहलाता है। जैविक मान किसे कहते हैं? प्रोटीन की गुणवत्ता बताने वाला मान जैविक मान कहलाता है। जैविक मान के आधार पर प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत अंडा होता है। जैविक मान के आधार पर प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत अंडा होता है। इसका जैविक मान 100 होता है। धन्यवाद दोस्तों। क्लास को लाइक, शेयर एवं कमेंट अवश्य करें।